बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसके साथ साथ आसान भी है। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में नस्ट कैट या कोई और भी टेस्ट हो उसमें मैट्रिसेस का क्वेश्चन आपको लाजमी मिलता है। ठीक है, और होपफुल आसान ही होते हैं क्योंकि आपने ये चैप्टर मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, दोबारा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आसान हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मैट्रिक्स एक्चुअली होता है जिसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, जैसे और कुछ नहीं है। तो मैं वो प्रॉपर डेफिनेशन आपको पहले भी बताया, प्रॉपर डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती हमें हमें सिर्फ मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। डेफिनेशन उसकी बस वैसे प्रॉपर आनी चाहिए। मैट्रिसेस में कुछ एलिमेंट्स होते हैं A11 A12, इस तरह चलते जाएं तो A1n। सिमिलरली इसको A सेकंड रो में 21 22 अप टू 2n। इसी तरह नीचे की तरफ चलते जाएं तो a की पावर m रोज कर देते हैं, m1 a m2 सॉन एंड a mn। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स लिखा है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। रोज क्या होती है? ये जो हॉरिजॉन्टल में लिखे होते हैं नंबर्स, ये आपकी रोज हैं, और जो वर्टिकल में आएंगे ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। नेक्स्ट साथ ही में पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, number of rows multiply number of columns। जितनी रोज हैं उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करना नहीं होता, जस्ट वैसे लिखना था। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर में मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ऑर्डर है जी m क्रॉस n। तो जो साइड पे आपको नीचे लिखा होगा नजर आएगा उसे हम कहते हैं जी ऑर्डर। m फर्स्ट वाली जो एंट्री होती है वो रो के लिए काउंट की जाती है और जो सेकंड वाली एंट्री है वो कॉलम के लिए होती है। ऑर्डर को हम o से भी डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ a इज m क्रॉस n। ठीक हो गया जी। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से। क्वेश्चन देख लेते हैं एक एमसीक्यू। इफ a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स a इज 2 3 4, then a transpose is option A row matrix, option B column matrix, option C rectangular matrix, and option D स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज बड़ा सिंपल सा होता है। ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो इसका जब ये ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये मैट्रिक्स उसी शेप में आ जाएगा 2 3 और 4। इस वक्त इसकी एक ही रो है तो ट्रांसपोज लेने से इसका एक ही कॉलम बन जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स, या इसको समटाइम्स वेक्टर भी बोल दिया जाता है। मतलब इस तरह इधर लिखा होगा जी रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर या रेक्टेंगल। तो ये मैट्रिक्स को वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, रो और कॉलम को। वन मोर क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं m क्रॉस n, and geometric mean between m and n is 2, then number of elements in matrix A are option A 2, option B 4, option C 8 या ऑप्शन डी 16। ठीक है,
अब मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, लेकिन जो m और n की ज्योमेट्रिक मीन है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इनसे m और n को मल्टीप्लाई करके मिल जाएंगे, लेकिन m और n की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। उसने m और n की वैल्यू के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है m और n का वो 2 है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला सबको याद होगा। ज्योमेट्रिक मीन हम क्या करते हैं, ab स्क्वायर रूट कर देते हैं प्लस माइनस में। तो इस वक्त दोनों ही एलिमेंट 2 क्रॉस 2 हैं, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये कितना आ गया जी, 4 स्क्वायर रूट। अब ए आई जे हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है m क्रॉस n से को मल्टीप्लाई करने से आएंगे। अब m और n की वैल्यू नहीं है इस वक्त, लेकिन उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जी m और n की ज्योमेट्रिक मीन 2 है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है हमें पता है जी फॉर्मूला ए बी स्क्वायर रूट है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। अब ज्योमेट्रिक मीन आपको दे दी गई है विच इज 2। अब और हमारे पास नंबर कौन से हैं जी, m और n है, ये हो जाएगा जी m क्रॉस n स्क्वायर रूट। तो हमें m क्रॉस n ही तो चाहिए, तो जस्ट स्क्वेयरिंग कर लो। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा जी 4 इज इक्वल टू m क्रॉस n, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है जस्ट ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से मिल जाते हैं। डिस्कस कर लेते टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के हमारे पास मैट्रिक्स हैं। अगर ये जो m और n है, इस केस में नंबर 1, इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m 1 के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक्स जो बन जाता है इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। n कुछ भी हो, कोई भी ऑर्डर हो, मतलब 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 5, तो वो हमारा रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाएगा। नंबर 2, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो उस केस में ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसकी हमने एक एमसीक्यू भी किया है जिसकी एक ही कॉलम हो। नंबर 3, अगर m और n इक्वल ना हो तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 या 5 क्रॉस 6, ठीक है, m और n नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और अगर m और n इक्वल हो जाए, m इज इक्वल टू n, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n इक्वल हो जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को हमने ये बार बार यूज करना है। A11 12 अप टू, बल्कि 3 क्रॉस 3 का लिख देता हूँ ताकि वो बार बार हमें आसानी रहे यूज करने में। A21 A22 A23 A31 32 एंड 33। अब इसमें देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बड़ी चीज है, इसमें आपको एक डायगोनल मिलता है, बल्कि डायगोनल तो 2 होते हैं लेकिन ये काम का डायगोनल है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। इसको इधर लिख देते हैं जी प्रिंसिपल डायगोनल। या इसको मेन डायगोनल भी बोला जाता है। एक डायगोनल वैसे ये भी है, लेकिन ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल की बात की जाए तो इसमें जो आई और जे है, मतलब फर्स्ट वाली जो एंट्री होती है हम उसको मोस्टली आई कहते हैं और सेकंड वाली एंट्री को जे कहते हैं। वो एक्चुअली वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है इसमें आई और जे देखें सेम होता है। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे एमसीक्यू में। अब आ जाते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में पहली जो डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की हम लिख लगे, बल्कि साथ साथ उसकी एग्जांपल भी बता दूंगा। साथ पहले उसकी डेफिनेशन फिर बाद में उसकी एग्जांपल। इफ aij
is equal to 0 for I not equal to j। for I not मतलब जिसमें i और j इक्वल नहीं है वो सारी एंट्री आपकी 0 हो एंड at least one aij is not equal to 0 for r I is equal to j। नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और I is equal to j। ठीक हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स आपका होगा इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ स्क्वायर होना चाहिए, जितने भी हमने स्क्वायर के टाइप्स लिख रहे हैं तो ये स्क्वायर तो होगा। डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 0 0 2। अब लिखा हुआ था कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं डायगोनल के अलावा सारी की सारी आपकी क्या होंगी, वो 0 होंगी डायगोनल के अलावा। देखिए ये डायगोनल है, इसके अलावा सारी एंट्री आपकी 0 है, इनमें से कम अज कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब सारी 0 ना हो, कुछ 0 हो सकती हैं लेकिन एक नॉन जीरो आपको लाजमी मिले। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। नंबर 2, इफ ए आई जे, वही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड aij is equal to some constant k for I is equal to j। तो जो डायगोनल की एंट्रीज है वो किसी k की इक्वल हो, k इज एनी स्केलर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब स्केलर मैट्रिक्स की जो एग्जांपल होगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे होगा वो स्क्वायर ही, 3 क्रॉस 3 का ही मैं बना रहा हूँ, लेकिन डायगोनल की एंट्री सेम होगी। मतलब सपोज 2, ये भी 2 और ये भी 2, जो भी होंगी सेम होंगी, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 3 पे है इफ aij is equal to 0 for all I not equal to j and aij is equal to 1। अब k की अगर स्पेसिफिक वैल्यू 1 बन जाए i is equal to j के लिए, डायगोनल की एंट्रीज के लिए, तो इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसके डायगोनल में आपको 1 मिलेगा। डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, स्केलर में क्या होना चाहिए, डायगोनल में सारे के सारे सेम नंबर होंगे और आइडेंटिटी के लिए वही आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर जीरो आ जाएंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर भी होता है, वो डायगोनल भी होता है, वो स्क्वायर भी होता है। ठीक है, एक एमसीक्यू देख लेते हैं इसी का। इफ a इज इक्वल टू 5 then a is called dash matrix। a option square, b option identity, c option scalar, d option डायगोनल। अब अभी मैं आपको बता रहा था जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर भी होता है, वो डायगोनल भी होता है और ऑब्वियसली वो स्क्वायर भी होता है। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी आपका डायगोनल भी होगा और स्क्वायर भी होगा। अब ये मैट्रिक्स जो दिया गया है, आप देखें इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम, ये स्क्वायर तो है, इसके अलावा जितनी एंट्रीज अगर होती तो वो 0 होती। ठीक है, तो ये डायगोनल की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है और डायगोनल में एक ही एंट्री है जिसका मतलब वो सेम ही है, तो वो स्केलर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है जो मोस्ट बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त वो है जी स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे।
अगर स्केलर की ऑप्शन नहीं होगी तो फिर आप डायगोनल पे जाएंगे, अगर डायगोनल की ऑप्शन भी नहीं है फिर हम स्क्वायर में आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर इन केस यहाँ पे 5 की जगह पे 1 दे दिया जाता तो वो मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि जो बेस्ट ऑप्शन होती है हमने वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी, एक बाकी बुक में नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी पेपर में आए हुए हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। ट्रेस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज, इस मैट्रिक्स का ट्रेस बताना है आपको। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 0 या डी ऑप्शन 7। अब ट्रेस होता क्या है, बड़ा सिंपल सा है जी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए सिंपल है जी, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। सिंपल जो डायगोनल प्रिंसिपल, ठीक है, जहां भी डायगोनल का वर्ड यूज होगा प्रिंसिपल होगा, सेकेंडरी डायगोनल कहीं भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो जब भी डायगोनल की बात की जाएगी वो प्रिंसिपल डायगोनल ही होगा। तो जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज का आपने क्या करना है, सम करना है। तो सम कर लें, 9 + 1 10 और 5 15, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा था ट्रेस। इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order 3 is 4, then trace of A transpose is option A 4, option B -4, option C 1/4 या ऑप्शन डी -1/4। अब मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज दे दिया गया है, ट्रांसपोज की वैल्यू भी दे दी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और उसका ट्रांसपोज जो है 4 है, इसका मतलब उसकी डायगोनल की एंट्रीज का सम 4 है। आपने उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और उसका ट्रेस जो है वो 4 है, मतलब डायगोनल की एंट्रीज का सम 4 दिया गया। आपने बताना है ट्रेस ए ट्रांसपोज का। लेकिन आप जब भी ट्रांसपोज की बात करेंगे तो जब भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, आप गौर करें कभी भी डायगोनल की एंट्रीज चेंज नहीं होती, तो डायगोनल जो होता है वो वही रहता है। ठीक है जी। तो इस केस में आंसर अगर 4 है तो इस केस में भी आपका आंसर 4 ही रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं जी मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स ऑपरेशन में मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम चीजें हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ी आसान है। दो मैट्रिक्स उसी वक्त ऐड हो सकते हैं जब मैट्रिक्स जो हैं उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी उस पर कंडीशन हम देख लेते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन मतलब सपोज अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सपोज मैट्रिक्स ए है, उसका हम ऑर्डर से डिसाइड करते हैं। उसका ऑर्डर है जी 3/4 और कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बी, मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर सपोज 4/7 दिया गया। तो जो मैट्रिक्स ए बी है, ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर हमें मिल जाएगा। अगर तो मल्टीप्लाई होगा तो उसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑर्डर भी होगा। वो किस तरह चेक करना है आपने, आपने क्या कहना है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो जिसको फर्स्ट रखा हुआ है उसकी आपने कॉलम्स देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की आपने रो देखनी है। फर्स्ट वाली एंट्री है मैट्रिक्स है उसके कॉलम, सेकंड वाली के रो। अगर तो ये सेम है, जो कि इस केस में सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो जो बाहर वाली जो एंट्रीज है 3 और 7 ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स इस ऑर्डर का होगा। और अगर हम b को a से मल्टीप्लाई करवाएं, b को a से, तो अब b का तो ऑर्डर है 4/7, इधर लिख के दिखा देता हूँ 4/7, और जो a का ऑर्डर है वो 3/4 है। अब ये दोनों दरमियान वाले सेम नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है।
तो हम ऑर्डर ऑफ बी ए नॉट पॉसिबल, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो उसका ऑर्डर कैसे होगा। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको चेक करना होगा क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज इफ मैट्रिक्स ए इज aij of order 3 by 4 and matrix B bij is of order 4 by 3, then order of A square B is option A 3 by 3, option B 4 by 3, option C 3 by 4 and option C not possible. अब ए स्क्वेयर बी का आपको ऑर्डर बताना है, तो ए स्क्वेयर बी के लिए पहले आपको ए स्क्वेयर का ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वेयर का जो ऑर्डर होगा ए का, देखें ए स्क्वेयर तो हमें फाइंड होगा ए क्रॉस ए से। अब ए जो कि मैट्रिक्स स्क्वेयर नहीं है, अगर मैट्रिक्स स्क्वेयर नहीं है तो सेम मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में तो ये ऑर्डर इसका पॉसिबल है, जब ए स्क्वेयर ही नहीं मिलेगा तो ए स्क्वेयर बी भी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह चेक करते हैं। आ जाते हैं जी माइनर एंड कोफैक्टर्स पे। माइनर एंड कोफैक्टर्स बड़े आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है क्योंकि ये आपने मैट्रिक में भी चीजें की हुई हैं और पार्ट 1 में भी आपने डिस्कस किया हुआ। किसी भी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर है उसको हम मोस्टली ए आई जे से, या जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसी से डिनोट होता है। अगर बी मैट्रिक्स दिया है तो बी आई जे लिख देंगे, अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए आई जे लिख देंगे। तो मैं ए आई जे लिख रहा हूँ। -1 की पावर आई प्लस जे एंड एम आई जे, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि ये जो एम आई जे है ये माइनर है और जो ए आई जे है ये हमारा क्या है, कोफैक्टर है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। हम एग्जांपल के थ्रू हम चेक करते हैं। इफ मैट्रिक्स ए इज 3 5 7 5 8 6 2 4 2, then A23 plus M23 is equal to option A 1, option B 4, option C 8 and option D 0। अब A23 कोफैक्टर भी पूछा गया है और माइनर भी पूछा गया है, तो आपको मैं पहले कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अब A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का मतलब ये वाली एंट्री आपको दी गई है, ये वाली एंट्री, तो ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दें, ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये छोड़ देना आपने, तो बाकी क्या बच गया। फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। A23 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -1 की पावर 2 + 3 M23, ठीक है जी। तो -1 की पावर 2 + 3 -5, तो ये -1 आ जाएगा। M23 एक्चुअली डिटर्मिनेंट, माइनर एक्चुअली डिटर्मिनेंट है, वो क्या है कि जो आपने रो और कॉलम छोड़ दिए बाकी जो एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। ये आ गया जी -4 3 12 -10 विच इज इक्वल टू -2। इसी तरह आप माइनर डायरेक्ट M23 भी निकाल देंगे, लेकिन आप गौर करें कि माइनर और कोफैक्टर दोनों अगर ऑर्डर ऑड वाला हो, ऑर्डर का मतलब मैं बता रहा हूँ 2 3 का सम करने से ऑड नंबर आ रहा है, सेम नंबर है, तो वो हमेशा 0 हो जाता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब A23 को एक्चुअली लिखेंगे -M23 और ये +M23 है, ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 0, ठीक है। वैसे आपको कोफैक्टर फाइंड करने आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर से ही कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स ए इज, सेम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3 5 7 5 8 6 2 4 2, then M13 plus A13 is equal to option A 1, option B 4,
8 और 0। अब M13A13 फिर सेम आ गया, लेकिन इस वक्त इनका जो सम है वो इवन आ रहा है, तो इवन वाले केस में ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं जी। M13 और A13 भी एक्चुअली M13 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 3 4 -1 की पावर 4 वही है, तो 2 टाइम्स M13 होगा। तो जस्ट आपको M13 फाइंड करना है। M13 फाइंड करने के बाद उसको डबल कर दें, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपकी ये वाली एंट्री आ रही है। ये कॉलम और ये रो छोड़ दें आप, तो बाकी जो भी हैं उनको लिख लें। ये हो जाएगा जी 2 टाइम्स 5 8 2 4, मल्टीप्लाई कर लें, विच इज 2 × 5 4 जा 20 -16 20 -16 4 एंड 4 2 जा 8, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। ये है जी माइनर एंड कोफैक्टर। लेकिन माइनर और कोफैक्टर हम किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं, ये भी हम एक एमसीक्यू में देख लेते हैं। एक्चुअली इनकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सपोज इफ A is a square matrix of order 3, then determinant of A is, A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ऑप्शन A A11 A11 A12 A12 A13 A13, बीटा ऑप्शन A11 A11 minus A12 A12 plus A13 capital A13, चार्ली ऑप्शन A11 A11 plus A22 A22 plus A33 A33, यहाँ डेल्टा ऑप्शन A11 A11 minus A12 A12 minus A13 A13। तो जो डिटर्मिनेंट की एक्चुअली डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट तो वैसे तो आपको 2-3 तरीके हैं। अगर 2 × 2 का तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 3 का तो रो छोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा के आप इसे एक्सपेंड करते हैं। एक्चुअली जो एक्सपेंड कर रहे होते हैं आप इन्हीं फॉर्मूले कोफैक्टर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। ये जो स्मॉल A11 है ये एंट्रीज हैं और कैपिटल है ये जो कोफैक्टर्स हैं। अगर सेम एंट्रीज को सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। मतलब सपोज A11 A11 A12 एंड A12 प्लस A13 एंड कैपिटल A13 ये सेम है, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो इस केस में तो हमारा आंसर ये ए ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई चीज कैलकुलेशन नहीं करनी है, याद रखना है आपको। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सी ऑप्शन में भी तो सेम है, लेकिन सी ऑप्शन डायगोनल है, तो डायगोनल से कभी भी आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप या तो किसी रो से एक्सपेंड करते हैं या किसी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। अगर सेम रो की एंट्रीज को सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा। अगर सेम रो के कोफैक्टर को डिफरेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सपोज फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट्स ले लें और फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट्स ले लें और सेकंड रो के कोफैक्टर ले लें, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट कोफैक्टर होगा तो वो फिर आपको चेक ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। ठीक हो गया जी। तो ये था जी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो हम देख लेते हैं जी मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है जी? सिंगुलर होता है। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या हो जाता है जी? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स आपका ये वाला है जिसमें डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर में क्या होगा? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल सा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो जस्ट आपको डिटर्मिनेंट चेक करना होगा और कुछ भी नहीं करना। या एक और क्वेश्चन इससे लैम्डा या अल्फा की वैल्यू में बना के पूछा जा सकता है। मतलब सपोज इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 लैम्डा 3 7 3 6 and 2 3 1 is singular
देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, 4 एंड 1। अब मैट्रिक्स जो है सिंगुलर दे दिया गया है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स अभी हमने देखा जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो आपने जस्ट इसको डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देना। जब डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आप उसको खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन इनवर्स। हमने रिजल्ट पढ़े हुए हैं, चले पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूँ फिर नोट कर लें। जो ए बी होल इनवर्स है ये इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है तब ये इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर ट्रांसपोज की बात की जाए तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और अगर एक मैट्रिक्स का दो बार इनवर्स लिया जाए, ए इनवर्स का इनवर्स, तो वो दोबारा मैट्रिक्स ए बन जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तो वही बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, मैट्रिक्स का इनवर्स अगर बात कर रहे हैं तो ये वैलिड होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर ये ट्रू नहीं है। Suppose if matrix A is equal to 1 2 3 4 and matrix B is equal to 3 5 6 10, then which one is या are true? Option A B whole inverse is equal to B inverse A inverse. Option B A inverse is equal to A. Option C B inverse is equal to B, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अच्छा, देखने में तो अब ये सारे ही लग रहे हैं कि ट्रू है क्योंकि अभी हमने ऊपर रिजल्ट लिख दिया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज का ख्याल रखना है कि कहीं मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ये मैट्रिक्स इनवर्स में नॉन सिंगुलर होने चाहिए, लेकिन अगर बी मैट्रिक्स देखें तो ये तो आपका सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। तो जिस जिस ऑप्शन में बी इनवर्स है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो बी इनवर्स इसमें है और बी इनवर्स इसमें है, तो ये डी ऑप्शन तो वैसे ही फिर निकल गई। तो एक ही ऑप्शन बच गई हमारे पास कि ए का इनवर्स इक्वल टू ए। तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन आपने ख्याल से करने, ऐसा नहीं है कि अगर सारे ट्रू हैं तो आप जल्दी से आंसर कर दें। ठीक है, वेरीफाई कर लें, अगर तो सारे ही नॉन सिंगुलर हैं तो फिर ऑल ऑफ दीज आता, लेकिन उसमें से एक सिंगुलर दे दिया तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -3 then डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का आपको आता है, 3 क्रॉस 3 का आपको आता है, 4 क्रॉस 4 का भी आप कर सकते हो, लेकिन 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? आपके ख्याल में डिटर्मिनेंट ऑफ -3 तो वो +3 हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैट्रिक्स आपका है 1 क्रॉस 1 का, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इट्स सेल्फ नंबर ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई नंबर चेंज हो जाए। जो भी मैट्रिक्स आप में एंट्री है वही आंसर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से। अभी मजीद डिटर्मिनेंट के और भी क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।